नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में अब 23 जून को होगी विपक्षी एकता की बैठक। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्ष के एक साथ आने से बीजेपी डर गई है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में जमीन के जमाबंदी को कायम करने के लिए अब DCLR की स्वीकृति होगी अनिवार्य। विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा कि मुख्यमंत्री एक पुल मजबूत नहीं कर सकते तो विपक्षी एकता को कैसे मजबूत कर पाएंगे। बिहार में शराबबंदी मामले पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा, कहा शराबबंदी कर बिहार के गरीबों को 20,000 करोड़ रुपए का किया गया नुकसान। और बिहार में भीषण गर्मी से लोग हलकान, बिहार के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी, 3 दिन बाद बारिश की है संभावना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक अहम बैठक है। बहुत अरसे बाद सभी रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ है और 2024 चुनाव को लेकर बात होगी। आगे उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और कभी भी आंदोलन की बात होती है या कोई बड़े परिवर्तन या बदलाव की बात आती है तो बिहार से इसकी शुरुआत होती है। बिहार से जो विपक्षी दलों की एकता की शुरुआत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। 23 जून बिहार के लिए कितना ऐतिहासिक होने जा रहा है? देश के लिए ऐतिहासिक होगा और एक अहम बैठक है। बहुत अरसों बाद जो सभी रीजनल पार्टी ऑपोजिशन की कांग्रेस के साथ लोग बैठेंगे और 2024 को लेकर के चर्चा करेंगे कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। बिहार तो ऐतिहासिक धरती है ही ना, और आप लोग तो जान ही रहे कि ममता जी ने सुझाव दिया था कि भाई पटना में कीजिए, क्योंकि जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। और कभी भी अगर आंदोलन की बात होती है या कोई बड़े परिवर्तन या बदलाव की बात आती है तो बिहार से इसकी शुरुआत होती है। तो ये बिहार से विपक्षी दलों की एकता की जो शुरुआत हो रही है और इसमें तय हुआ है कि सभी जो पार्टी लीडर जो होंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ताकि निर्णय जो है हो सके। तो इस बात को लेकर के हम लोग सब लोग जो है प्रयास हम लोग लगे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, सब लोगों से बात कर रहे थे। हम उनके साथ कई जगह हम भी गए और ये बैठक हो रही है। ये 23 तारीख को जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। रविशंकर जैसे वो देखते रहे, हम लोग करते रहे। प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो छोड़िए, उन लोगों की बातें छोड़िए। कोई आए ना भाई, देश सबों का ना देश है। कोई भी आ सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, और देश के प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं आएंगे। वो आए तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो देने की घोषणा कर दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। असल बात यह है कि 2024 का लोग डरे हुए हैं। आप इतना बार गिन लीजिए ना, कितना बार तो अमित शाह आ गए, इतना कम दिन आज तक के लोग आए हैं 2014 से लेकर अब तक काहे नहीं है। जो है आपके विभाग के, उसको लेकर भाजपा सवाल करेगी। अरे कोई सवाल करके इस पे सवाल खड़ा करिए, नहीं करते, बेकार की बातें करते हैं। बोल रहे CBI जांच कर देंगे, कर देंगे। जब पहली बार जब पुलवा गिरा था तो काहे नहीं दे दिए थे? जब पहली बार पुल गिरा था तो ये भाजपा सरकार में ना थे, नितिन नवीन मंत्री ना थे, काहे नहीं दिए? अरे काहे नहीं दिए? राज्य में जमीन की जमाबंदी को कायम रखने के लिए अब DCLR की स्वीकृति अनिवार्य होगी। जमाबंदी कायम करने के लिए ADM स्तर के अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य की गई है। राजस्व और रोजगार मंत्री आलोक मेहता ने संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि से जुड़े कई शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। वहीं जमाबंदी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचला अधिकारी के बाद डीसीआर की स्वीकृति जरूरी कर दी गई है। मंत्री आलोक मेहता ने कहा, जिन जमीनों का जमाबंदी कायम नहीं हो पाया है या फिर जमाबंदी कागज कहीं खो गया है, उसको नजरबंदी माना जा रहा है और उस तरह के मामले में अब अंतिम निर्णय एडीएम के द्वारा लिया जाएगा। इस क्षेत्र में जो शिकायतें आ रही थी, बारी बारी से जनता की तरफ से आई शिकायतों के आधार पर ही ये करेक्शन किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद परिमार्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी संख्या में हम परिमार्जन समाप्त ही करने जा रहे हैं। परिमार्जन आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरह की जो बातें होंगी वो इस माध्यम से ही होंगी और इसके ऑथेंटिकेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोज़ रोज़ कभी शिकायत होती थी कि डाटा ऑपरेटर डिजिटाइजेशन के समय गड़बड़ कर दिया, तो वो अलग अलग माध्यम से दोहन का जो रास्ता है उस रास्ते को हम मैं समझता हूँ कि कई रास्तों को हमने बंद किया है। उसमें से एक रास्ता यह भी है जो आम जनता के दोहन को रोकने का काम करेगा। इसका कोई टाइम फ्रेम रखे हैं क्या? जमाबंदी कितने दिन में कायम होगा? नहीं, जमाबंदी एक अनवरत प्रक्रिया होगी। मतलब जमाबंदी अब उसमें कितने दिन नहीं, ऐसा है कि रोड बिक्री, खरीद बिक्री तो होती रहेगी ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसको और स्मूथ आगे के दिनों में करेंगे। अभी तत्काल नहीं, जमाबंदी वही तो बता रहा हूँ। म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन दाखिल खारिज हुआ जिसको मोटेशन बोलते हैं। दाखिल खारिज जो है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद की प्रक्रिया है और उसमें रजिस्ट्रेशन से पहले भी रेफर किए जाने वाली चीज़ है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं। तो रजिस्टर 2 जो होता है, रजिस्टर 2 में जो एंट्री होती है उसमें पहले स्थापित किया जाता है जमाबंदी और उसके बाद आगे जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से चेंज किए जाते हैं। तो आगे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, करवाने की प्रक्रिया में हैं हम लोग। और उसमें आईआईटी रुड़की को हम लोग यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इतना वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर जिसमें कि नक्शा से लेकर और तमाम जो जमाबंदी टाइप की चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल और या किसी मैनिपुलेशन का मौका किसी को नहीं दिया जाए। कब तक हो जाएगा? और ये टाइम लगेगा। इसमें अभी सैंपल के तौर पर सिर्फ दाखिल खारिज के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए कहा गया है। अभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है आज के प्रेस सम्मेलन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विगत कुछ महीनों में व्यवहारिक परेशानियों को, आम जनता की व्यवहारिक परेशानियों को देखकर समय समय पर उसके समाधान की दिशा में जो कदम उठाया गया है विभाग के द्वारा, उसी श्रृंखला में एक और कदम हम जोड़ रहे हैं। जो वह कदम है कि 2017 में जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था और डिजिटाइजेशन में करीब डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन माने जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। और विगत दिनों में परिमार्जन के माध्यम से उन चीज़ों को जब ठीक किया जा रहा था तो कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। तो जनता से और जनता के दरबार में जाकर और विभिन्न माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कंसल्ट करके और विधानसभा के जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम में सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद विभाग में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह जो परिमार्जन है उसमें और डिजिटाइजेशन के क्रम में कई तरह की गड़बड़ी जो आ रही है उसके करेक्शन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि उसमें वरीय पदाधिकारी इस चीज़ को देखकर
उसको कंक्लूड करें कि बार बार उसके अमेंडमेंट की ज़रूरत, परिमार्जन की ज़रूरत न पड़े। और उस जनता की समस्याओं के उस पहलू को लेकर गलत फायदे भी उठाए जा रहे थे। कई गलत लोगों के द्वारा कुछ जगह पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई, तो हमने यह निर्णय लिया है और ये चल रहा है कि अब परिमार्जन, अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बिहार के जनता के सुझाव पर ही बनेगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि चुनाव को लेकर 7 सदस्यीय टीम रहेगी जो हर बिंदु पर काम करेगी। पार्टी की नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा कि चुनाव के वक्त हम लोग तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करेंगे। चिराग पासवान ने 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के लोग आएंगे। गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होगी। वहीं 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। इस पर चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में सीएम से एक पुल तो मजबूत नहीं कर सकते, तो विपक्षी एकता को कैसे मजबूत कर पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है। पर चुनाव में गठबंधन को लेकर ये प्रेस वार्ता नहीं है। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस एजेंडे के साथ उतरेगी, उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना ज़रूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए, भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली। गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ।
एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें ज़रूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता बंद, इसको बैठा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की, भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता है। चिराग जी, एक सवाल है। आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह आप सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो क्यास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी पर मुखर होकर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरी अपनी जो समझ है वो कहती है कि दुनिया में किसी भी देश, राज्य या फिर किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी से समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए ऐसा होता तो दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी शराबबंदी लागू कर देते। अगर शराबबंदी में दम भी है तो बिहार में शराबबंदी जमीन पर है नहीं। शराबबंदी से दुकानों में शराब का बिकना बंद हुआ है, लेकिन होम
डिलीवरी शुरू हो गई है। आज बिहार में शराब माफिया का तंत्र खड़ा हो गया है। बिहार में आज गरीब लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर साल हो रहा है। जो पैसे का नुकसान हो रहा है वो पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, अधिकारियों के पास। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल सिरे से इसका विरोध कर रहे हैं पहले दिन से। इसलिए नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, इसलिए कि मेरी अपनी समझ है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का आर्थिक सामाजिक विकास किया गया हो। अगर शराबबंदी के जरिए यही होता तो दुनिया में सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना हैं, वो भी लागू कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया है? दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ दम भी है तो लागू तो जमीन पर है नहीं। शराबबंदी में तो सिर्फ शराब की दुकान बंद हुई, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। तीसरी बात, ये पूरा शराब माफिया आपने खड़ा कर दिया। बिहार में लोगों का, बिहार सरकार के गरीब लोगों का 20,000 करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है साल का। इस पैसे का नुकसान, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास। तो आपको फायदा क्या है? एक अंतिम बात बताई गई कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, तो गांधी जी को हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और खुली चुनौती मैंने दे रखी है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार मिलकर मुझे गांधी जी का एक लाइन लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दे जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। ये नहीं कहा कि कानून बना दीजिए और जितने लोग शराब पी रहे हैं उनको जेल में डाल दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि सबको शाकाहारी होना अच्छी बात है और कल सरकार कानून बना दे कि जो भी मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। और मैं ये चुनौती पिछले 8 महीने से दिया हुआ है मैंने। नीतीश कुमार ने अगर गांधी को पढ़ा है या किसी भी उनके साथी ने पढ़ा है तो हमको वो लाइन दिखा दें कि जहां गांधी जी ने कहा है कि भाई सरकारों को मैं कहता हूं कि वो शराबबंदी कानून बनाकर शराबबंदी लागू करें। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रोजाना तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ लू की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग पटना ने आज 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 11 जिलों की स्थिति बेहद खराब रहेगी। 1 जून को राज्य के तापमान में बहुत हल्की गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद से रोजाना तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज मौसम विभाग ने हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 11 जून यानी 3 दिन बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। 3 दिन के बाद कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन 11 जिलों में सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, खगड़िया, कटिहार, फारबिसगंज, पटना, जमुई और बांका शामिल है। इन जिलों में भीषण गर्मी, हीट वेव और लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसी के साथ राजधानी पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, सहरसा, नालंदा, औरंगाबाद, बक्सर, नवादा और रोहतास जिले के लोगों को भी मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं बीते दिन बुधवार को भी बिहार के 10 जिलों में भीषण लू और गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा। इन 10 जिलों में मोतिहारी, पूर्णिया, शेखपुरा, सुपौल, खगड़िया, फारबिसगंज, कटिहार, वाल्मीकि नगर और सबौर शामिल है। यहाँ के लोगों को बीते दिन भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं 21 जिलों में तापमान में 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में अब 23 जून को होगी विपक्षी एकता की बैठक। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्ष के एक साथ आने से बीजेपी डर गई है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में जमीन के जमाबंदी को कायम करने के लिए अब DCLR की स्वीकृति होगी अनिवार्य। विपक्षी एकजुटता पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा कि मुख्यमंत्री एक पुल मजबूत नहीं कर सकते तो विपक्षी एकता को कैसे मजबूत कर पाएंगे। बिहार में शराबबंदी मामले पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा, कहा शराबबंदी कर बिहार के गरीबों को 20,000 करोड़ रुपए का किया गया नुकसान।
और बिहार में भीषण गर्मी से लोग हलकान। बिहार के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। 3 दिन बाद बारिश की है संभावना। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।